मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः आपका स्वागत है इस तंत्र ज्ञान कक्षा में। पिछले अवधि में हमने देखा प्रेमचंद्र जी से रचित कश्मीरी सेब पाठ में किस तरह से लेखक ने अपने अनुभवी विचारों को व्यक्त किया था। पहले वे चौक जाते हैं, वहाँ पर पंजाबी व्यक्ति से कुछ सेबों का व्यवहार करते हैं। सेबों को देखकर उनके मन में एक ललचा उत्पन्न हो जाती है। उसके सेवन के माध्यम से लेखक दुकानदार के सम्मुख जाकर उसका व्यवहार करते हैं। उसी क्षण लेखक के मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। वह सोचते हैं कि आज के युग में नई पीढ़ी के विचार, कोई भी पदार्थ हो उसके भीतर उनकी खोज विटामिन और प्रोटीन के माध्यम से ही होती है। इसी के विचार के आधार पर लेखक भी कुछ सेबों का व्यवहार कर देते हैं। 4 आने में आध सेब का व्यवहार कर खरीद कर वो घर आते हैं। घर आने के उपरांत उन्हें आभास होता है संध्या का समय है, सूर्यास्त हो चुका है, रात्रि अवगत में है अर्थात प्रवेश में है। इसी के माध्यम लेखक उन सेबों को एक स्थान पर स्थित करके सवेरे भोजन करने का निर्णय करते हैं। प्रातःकाल जब मुंह हाथ धोकर सेबों के सेवन के उद्देश्य से वे सेबों के सम्मुख आते हैं और उस लिफाफे को लेकर प्रथम सेब देखते हैं। उस पर एक काला चिन्ह अर्थात 1 रुपए के आकार में उस सेब पर कुछ दाग सा लग गया था, सेब गल गया था। लेखक ने सोचा दुकानदार ने नहीं देखा होगा। फिर लेखक द्वितीय सेब को उठाते हैं। वह सेब तो आधा ही सड़ गया था, बेकार हो गया था, भोजन के योग्य नहीं था। फिर लेखक तीसरे सेब को देखते हैं। वह सेब एक तरफ से दब चुका था। लेखक निराश भाव से चौथे सेब को देखते हैं। वह सेब ऊपर से ही काले दागों वाला था, जैसे बेर में होते हैं। लेख दृष्टिहीन करते हुए उसको 2 भागों में बांट देते हैं, लेकिन भीतर भी वैसे ही दाग प्राप्त होते हैं। लेखक को घृणा होती है इस व्यवहार पर। लेखक क्रोधित तो नहीं होते परंतु निराश अवश्य होते हैं। निराश की भावना से लेखक टिप्पणी कर बैठते हैं उस दुकानदार पर। एक भी सेब भोजन के योग्य नहीं है। दुकानदार ने कहीं जानबूझकर तो मुझसे ऐसा व्यवहार तो नहीं किया। वहीं पर हमारा प्रथम चरण पूर्ण हुआ था। अब देखें हम आगे की कहानी। लेखक की टिप्पणी के विचार किस प्रकार थे, किस उद्देश्य से उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। आइए इस द्वितीय चरण में उस टिप्पणी से संबंधित कुछ अंशों का अध्ययन करें। तो इस द्वितीय चरण में हम देखते हैं लेखक की टिप्पणी के उद्देश्य, लेखक का सहयोग कितना था, किस घटना का आभास लेखक को अब होता है और अंतिम में लेखक के अनुभव क्या थे। लेखक को 4 आनों का इतना दुख नहीं था जितना दुख उस व्यवहार के चरित्रहीन पर था। उसी के माध्यम से लेखक
अपनी ही स्व टिप्पणी कर बैठते हैं, परंतु उस टिप्पणी का उद्देश्य भिन्न था। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी के इस चरित्रहीन पर, लेखक कहते हैं दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। लेखक कहते हैं दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है, इसीलिए एक भी सेब भोजन के योग्य नहीं था। चारों के चारों सेब कुछ ना कुछ कारण से अभोजन हो गए थे। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। लेखक कहते हैं 4 में से एक सेब अगर अस्त व्यस्त होता तो मुझे आभास होता कि उसने जानबूझकर नहीं, नजरहीन से उन सेबों को लिफाफे में बांधकर मुझे दिया होगा। परंतु यहाँ पर चारों के चारों सेब भोजन के योग्य नहीं हैं, चारों खाने चित्त हो चुके हैं। लेखक निराश भाव से, घृणा दृष्टि से यहाँ कहाँ उठते हैं। अगर वो उसमें अगर चारों में से एक सेब भी सड़ा हुआ होता, गला हुआ होता या फिर उसमें कुछ छेद हुए होते तो मैं उसे क्षमा के योग्य समझता। परंतु यहाँ पर चारों के चारों सेब भोजन के योग्य नहीं हैं, कैसे क्षमा करूं मैं उन्हें। मुझे पैसों की चिंता नहीं मगर अमानवीय व्यवहार पर चिंता है। फिर लेखक सोचते हैं, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं। लेखक कहते हैं मुझे आभास हुआ शायद उसकी दृष्टि ना गिरी हुई हो उन सेबों पर, परंतु चारों के चारों सेब खराब निकलना, भोजन के अयोग्य समान होना, यह तो दुकानदार की साजिश है। दुकानदार जानबूझकर इन सेबों को मुझे समर्पित किया है। इसीलिए लेखक को दुकानदार पर अल्पस्वरूप घृणा उत्पन्न होती है। यह तो साफ धोखा है। लेखक निर्णय लेते हैं यहां तो संपूर्ण दृष्टि से धोखा है, उसमें कोई संदेह नहीं। दुकानदार ने नेर दृष्टि से अर्थात जानबूझकर मुझसे अमानवीय चरित्रहीन धोखेबाजी का व्यवहार किया है। अगर उसे न पता होता तो अवश्य मैं उसे क्षमा करता। उसे पता था तभी तो ऐसे सेब व्यवहार में लाकर मुझे दे दिए। इसीलिए लेखक को क्षणिक क्रोध उस दुकानदार पर आया हुआ था, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। लेखक कहते हैं लेखक ने टिप्पणी कर दी दुकानदार पर, मगर लेखक फिर पुनः कह उठते हैं कि इस धोखे में मेरा भी सहयोग समरूप से था। अगर दुकानदार ने मुझे खराब सेब बेचे हैं तो उसमें मेरा भी सहयोग है, मेरा भी पात्र है, मैं भी उसमें भागीदार हूं। लेखक जब तौल रहा लेखक कहते हैं जब दुकानदार तौल रहा था, दुकानदार जब मुझे सेब दे रहा था, उस वक्त मैंने बिना संदेह किए, बिना जांच किए, परिशीलन किए उन सेबों को खरीद लिया। इस तरह से उस धोखे में मेरा भी सहयोग समरूप से है। इसलिए लेखक अपने आप को भी दोषी मान रहे हैं।
अगर हम किसी दुकान में कुछ व्यवहार की दृष्टि से जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, चाहे फल फ्रूट्स हो या फिर कोई घरेलू वस्तु हो, अगर हम लेते हैं तो हमारी दृष्टि दुकान वालों के ऊपर ही रहती है, वो किस प्रकार के वस्तु हमें प्रदान कर रहे हैं, हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा है, कैसे फल हमें वो दे रहे हैं, उसका भाव क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका तौल क्या है। जब हमारी दृष्टि उनसे हट जाती है तो दुकानदार इसका फायदा उठा लेता है। हमारी दृष्टि हटने से ही दुकानदार अपना फायदा कर लेता है। इसीलिए किसी ने कहा था, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी ही मनुष्य की सतर्कता का उद्देश्य है, सतर्कता का लक्ष्य है, सतर्कता के लक्षण हैं। जिस मनुष्य के उद्देश्य सतर्कता के आधार पर होते हैं, जिस मनुष्य के लक्षण सतर्कता से होते हैं, जिस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सतर्कता पर टिका हुआ होता है, वही मनुष्य व्यवस्थित जीवन निकालता है इस संसार में। इसीलिए लेखक ने सतर्कता पर जोर देते हुए कहा कि हमारा व्यवहार सतर्कता और सावधानी के आधार पर ही होना चाहिए। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। लेखक कहते हैं, दुकानदार ने जैसे ही मुझसे रुमाल मांगा, छट से मैंने अपने जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। मानो उस दुकानदार को यह स्मरण हुआ, अवश्य यह मानव नेत्रहीन व्यवहार करता है, अपनी आंखों को बंद करके व्यवहार करता है, इसको मैं जैसे फल दूंगा ये वैसे ही खरीदेगा। इस तरह से लेखक के इस नेत्रहीन व्यवहार से दुकानदार ने लाभ उठाया और दुकानदार को प्रेरणा मिल गई। संकेत हुआ दुकानदार को कि मैं इस मनुष्य को जैसे फल दूंगा, यहाँ चुपचाप चुपके से वैसे ही फल लेगा। रुमाल, जिसे कन्नड़ में कई वस्त्र कहते हैं, उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। दुकानदार को आभास हुआ, भाप लेना यहाँ एक मुहावरे शैली का शब्द है, अर्थात पहचान लेना। इसका तात्पर्य कन्नड़ में गुर्तिसिಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, अर्थैसिಕೊಳ್ಳुವುದು। सो दुकानदार को यहाँ आभास हुआ, यहाँ मनुष्य आंखें बंद करके व्यवहार करता है, जो दिया वो लिया। और इस मनुष्य की गतिविधि को देखते हुए यहाँ स्मरण होगा कि यहाँ मनुष्य घर जाकर जब देखेगा इस सेबों को, इन सेबों की हालत, इन सेबों की स्थिति, फिर पुनः मेरे सम्मुख आकर उन्हें लौटाने की सामर्थ्य भी इसमें ना होगी। जो व्यक्ति नेत्रहीन व्यवहार करता है, वह व्यक्ति पुनः उस वस्तु को लौटाने के उद्देश्य से उस दुकानदार के सम्मुख कतई नहीं प्रकट होगा और ना ही उस दुकान की ओर प्रस्थान भी करेगा। फिर लेखक कहते हैं, और न इतने चौकस हैं, चौकस का सतर्क, जागृत, अलर्ट, जिसे आंग्ल में अलर्ट कहते हैं। फिर लेखक कहते हैं, बेईमानी का अवसर देना
आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। लेखक को यहाँ अनुभव यहाँ पर हो जाता है, मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, अगर वहाँ किसी अन्य व्यक्ति से बेईमानी का व्यवहार कर रहा है तो इसका तात्पर्य है कि अन्य व्यक्ति का सहयोग भी उसके साथ है, अर्थात वह व्यक्ति नेत्रहीन व्यवहार कर रहा है, आंख बंद करके व्यवहार कर रहा है, जिसे आंग्ल में इग्नोर कहते हैं। उसे कोई नहीं चिंता, ना उस वस्तु की है, ना उस फल की है, ना उस पदार्थ की है, वो जैसा देगा वैसा लेगा। तब ही हमारे साथ धोखा होता है। इसी पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं, बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर प्राप्त होता है। अवसर, जिसे कन्नड़ में संदर्भ कहते हैं, मोमेंट्स। जब उस व्यक्ति को, दुकानदार को अवसर मिलेगा तभी वहां बेईमानी करेगा। जब तक उसे अवसर नहीं मिलता तब तक वहां समान रूप से निष्ठापूर्वक व्यवहार करेगा। अवसर मिलते ही क्षणिक में आपसे बेईमानी कर जाएगा और आपको इसका आभास भी नहीं होगा। इसीलिए जागरूकता महत्वपूर्ण पात्र निभाता है हर एक के जीवन में। जीवन के हर कदम पर हमें जागरूक पूर्वक पग पग चलना है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। यहाँ पर दो शब्द आए जिनका अर्थ कन्नड़ में यूं निकलता है, ढीलेपन का तात्पर्य सडलतेಯಿಂದ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, सहज विश्वास, ನೇರ ನಂಬಿಕೆ। लेखक कहते हैं बेईमानी का अवसर तभी दुकानदार को मिलता है, प्रदान होता है, प्राप्त होता है, जब व्यवहारकर्ता व्यवहार में निर्लक्ष्य भाव से व्यवहार करता है, इग्नोर थिंकिंग से व्यवहार करता है, या फिर हद से ज्यादा दुकानदार पर विश्वास करता है। इसी के माध्यम से दुकानदार धोखेबाजी करने पर उतर आता है। इन विचारों से लेखक पाठकों को जागृत कर रहे हैं। इस तरह से उस धोखेबाजी में व्यवहारकर्ता का भी सहयोग है, वह भी धोखे में भागीदार है, वह भी इस धोखे में पात्रदार है। धोखा तभी मिलता है जब हम धोखे देने वाले को अवसर प्रदान करते हैं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। पढ़े लिखे बाबू अर्थात विद्या में नैपुण्यता प्राप्त करने वाले, जैसे पुरोहित हो या कोई महान विद्वान हो या फिर कोई श्रेष्ठ ज्ञानी हो, आज के युग में इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। लेकर कहते हैं फिर कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। कर्मचारी कार्यालय में जो अधिकारी होते हैं, कार्यालय में जो सेवा अर्पण करते रहते हैं, ना उन पर विश्वास है। आज के इस पीढ़ी का ना कर्मचारियों पर विश्वास रहा, ना ही पढ़े लिखे लोगों पर, क्योंकि आज के इस युग में धोखा देना, बेईमानी करना एक आम बात हो गई है। इसीलिए लोग
विश्वास से ज्यादा सतर्कता पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जितनी सावधानी हम बरतेंगे, जितनी सावधानी से हम चलेंगे, उतना ही लाभ हमारे जीवन में उत्पन्न होगा, उतनी ही अभिलाषाएं हमारी पूर्ण होगी। इसीलिए सावधानी, सतर्कता अनिवार्य है। फिर लेखक कहते हैं, किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। लेखक कहते हैं, अगर आप धोखे में सहयोग देंगे, उस धोखे में पात्रधार बनेंगे, उस धोखे का भागीदार बनेंगे, तो उस धोखे की याचना लेकर आप किसी कचहरी जाएं या किसी पढ़े लिखे लोगों के सम्मुख जाएं या किसी अधिकारी के पास जाकर अपनी याचिका प्रकट करेंगे, तो वहां अधिकारी आपके इस याचिका को तिरस्कार कर देगा, क्योंकि इसमें आपका सहयोग उससे भी अधिक होगा। अगर आपने जागरूकता से, सतर्कता से व्यवहार किया होता तो यह धोखेबाजी आपके साथ कतई ना होती। इसीलिए आप किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे तो वहां अधिकारी आपका मजाक ही उड़ाएगा, उन्हें मौज होगा, उन्हें हास्य होगा, उन्हें व्यंग्य होगा, हर एक तरह की टिप्पणी आप पर उस वक्त बनेगी। इसीलिए सतर्कता से व्यवहार करना यही हमारे लिए योग्य होगा। फिर लेकर अपने जीवन में घटी एक घटना का व्यवहार करते हैं, अर्थात वार्तालाप करते हैं, पाठकों से कहते हैं, पहले ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, जो नवकाल में हो रहा है, नवयुग में जो हो रहा है वहां प्राचीन काल में कतई ना था। देखना तो दूर, सुनने को भी, श्रोत के लिए भी कभी ऐसी टिप्पणियां नहीं मिलती, कभी ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। वह सब उस समय दृष्टहीन थे जो आज दृश्य बन गए हैं। व्यापारियों की साख का अर्थ है लेना देना, जो युग्म पद कहलाते हैं। लेना देना जिसका तात्पर्य व्यवहार होता है। उस समय प्राचीन काल में व्यापारों की साख बनी हुई थी। प्राचीन काल में भी व्यापारी व्यापार प्रामाणिकता से करते थे। जितना व्यापार आज हो रहा है उतना ही व्यापार प्राचीन काल में भी था, मगर व्यवहार की दृष्टि भिन्न थी। उस समय की व्यवहार दृष्टि ही अलग थी, इस समय की व्यवहार दृष्टि अलग ही है। देखिए लेखक ने किस तरह से उसका उल्लेख किया है, अर्थात विश्लेषण किया है। यूं तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। प्राचीन काल में कोई व्यक्ति किसी दुकानदार के पास जाकर कुछ वस्तुओं का व्यवहार करता है, उसका दाम अगर 5 रुपए है, आप भूले से 10 रुपए दे आते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं थी। चाहे तौल में, छठा का अर्थ है कुछ मात्राएं कम करना, चाहे तौल में उस तौल के वजन में कुछ मात्राएं कम हो जाएं, कोई चिंता नहीं,
मगर व्यवहार प्रामाणिकता की दृष्टि से ही होता था। अगर दुकानदार के पास वह व्यक्ति अपनी अर्थात अपना थैला रखकर चला जाता, जब तक वह व्यक्ति उस दुकानदार के पास आकर पूछता नहीं, तब तक वह थैला वहीं पड़ा रहता, उसे कोई नहीं छूता, न ही उसके भीतर रखे वस्तुओं को। इतनी प्रामाणिकता उस समय थी, इसीलिए लेखक को वह घटना याद आती है। फिर लेखक कहते हैं, घबराना, इसका कन्नड़ अर्थ भयभीत आगुवधु। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां खरीदी थी। लेखक कहते हैं, उन्हें एक घटना याद आती है। उस वक्त मोहर्रम का महीना था, जो इस्लामी धर्म का प्रारंभिक महीना है। जैसे आंग्ल का कैलेंडर कहता है वार्षिक, वर्दी आंग्ल की कहती है जनवरी प्रथम महीना है, वैसे ही इस्लाम धर्म का प्रथम महीना मोहर्रम है। मोहर्रम से ही उनकी वार्षिक वर्दी आरंभ होती है। उस मोहर्रम के महीने में लेखक एक रेवड़ी खरीदते हैं। रेवड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक व्यवहारित मीठी वस्तु है, जिसे कन्नड़ में सिही पदार्थ कहते हैं। इस रेवड़ी को बनाने के लिए बिड़ी एಳ್ಳು, सफेद तिल और शक्कर और मलाई की आवश्यकता होती है, जिसे कन्नड़ में कनी कहते हैं। इस तरह से उस रेवड़ी का निर्माण होता है। उस रेवड़ी को खरीदते समय लेखक मोल से अधिक पैसे को देकर आ जाते हैं। फिर जाकर दोबारा पूछने पर वह व्यक्ति कहता है, ये रहे आपके पैसे, ले लीजिए। ऐसे प्रामाणिक व्यवहार वहां होते थे उस समय। उस समय भी व्यवहार था, इस समय भी व्यवहार है, मगर अंतर कितना है, यहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लेखक। लेखक कहते हैं, उस समय हमारे वस्तु, हमारे पैसे उन दुकानदारों के पास सुरक्षित हुआ करते थे। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां खरीदी थी। लेकर दुकानदार के पास जाते हैं। मुहर्रम का मेला था, मेला अर्थात जात्रे। उस समय जाकर लेकर उस दुकानदार से एक रेवड़ी खरीदते हैं, जिसका दाम था 1 पैसा, और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। लेखक जल्दबाजी में 1 पैसे के बदले अठन्नी उस दुकानदार के हाथ थमा देते हैं और 1 रेवड़ी ले लेते हैं। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। घर आते हैं, उस रेवड़ी का सेवन करते हैं। फिर उन्हें ज्ञात होता है, स्मरण होता है कि इस रेवड़ी का मोल 1 पैसा था, और जल्दबाजी के कारण मैंने अठन्नी उस दुकानदार को थमा दी। ऐसा कतई ना होना था, परंतु मुझसे हो गया। इस भूल को सुधारने के लिए लेखक दौड़े दौड़े दुकानदार के पास आते हैं और दुकानदार से प्रश्न कर बैठते हैं। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा। लेखक को तनिक भी आशा नहीं थी कि वह व्यक्ति लेखक की अठन्नी को लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से
अठन्नी लौटा दी। प्रसन्न क्रिया हास्य का भाव प्रकट करता है। चित्त विपत्ति प्रत्यय लगने से वह शब्द भावपूर्वक बन जाता है। लेकिन जब उसके पास जाकर प्रश्न करते हैं तो उसके मुख पर हंसी खिलती है। प्रसन्न पूर्वक वह व्यक्ति अठन्नी को लेखक को लौटा देता है और कहता है अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। लेखक जैसे ही उसके सम्मुख जाके खड़े होते हैं, दुकानदार अठन्नी मुस्कुराते हुए लेखक के हाथ थमा देता है और लेखक से ही क्षमा की याचना करता है। लेखक को आश्चर्य हो जाता है, गलती तो मुझसे हुई, भूल तो मुझसे हुई, अपराध मुझसे हुआ, फिर क्षमा यह क्यों मांग रहे हैं? क्षमा का पात्रधारी तो मैं हूँ, क्षमा का पात्र मैं हूँ, क्षमा का योग्य क्षमे मांगने की योग्यता मुझ में है, मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, दुकानदार मुझे पैसे भी दे रहा है और क्षमा भी मांग रहा है। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे। लेकर कहते हैं उस समय दुकानदार ने अठन्नी भी मुझे लौटा दी और क्षमा भी मांगी, मगर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उस व्यक्ति ने मुझसे सामने से ही धोखे का व्यवहार किया और क्षमा भी ना मांगी और पैसे भी ना लौटाए, मगर वहाँ व्यक्ति क्षमा भी मांगे और पैसे भी लौटाए, हालांकि गलती मुझसे हुई थी और यहाँ गलती दुकानदार से हुई, फिर भी दुकानदार ने क्षमा भी ना मांगी और पैसे भी ना लौटाए। तो लेखक यहाँ पर कहने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, इस पाठ की पुष्टि के माध्यम से उन्हें व्यवहार सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। अगर सावधानी उनसे हटी, उनकी दृष्टि से सावधानी हटी या फिर उनसे जल्दबाजी हो गई या फिर किसी भिन्न गतिविधि में वो पड़ गए, तो फिर समझ लीजिए धोखा आपसे ही हुआ, दुकानदार से नहीं। यह कहने का प्रयास लेखक कर रहे हैं। जब तक हम सतर्क रहेंगे, जब तक हम जागृत रहेंगे, जब तक हम सावधान रहेंगे, तब तक हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। जिस क्षण हमसे सावधानी बरतने में तनिक भी विफलता हुई, उसी समय हमसे बेईमानी हो जाएगी। फिर लेखक कहते हैं बाजार में जाकर व्यवहार करने से पूर्व सतर्कता जागरूकता का उपयोग करना, प्रयोग करना अनिवार्य है। इसीलिए लेखक ने कहा बाजार में जब भी जाइएगा जागरूकता के साथ जाइएगा, जागरूकता के साथ व्यवहार करिएगा। आपकी जागरूकता ही आपकी शक्ति है, नहीं तो फिर आपको भी मेरे जैसे ही सड़े हुए सेब मिल जाएंगे। बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद करके कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यहाँ पर अंतिम लेखक अपने अनुभव की वाक्य को हास्य के रूप प्रकट कर रहे हैं। अगर आप बाजार में जाकर आंख बंद करके दृष्टिहीन होकर व्यवहार करेंगे तो आपको भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसीलिए कोई भी वस्तु खरीदने से पूर्व उस वस्तु की परिशीलना करना अनिवार्य बनता है, तभी हमें हमारे पैसों के सम फल हमें प्राप्त होगा, नहीं तो फिर हमें भी ऐसे ही पछताना पड़ेगा।
संपूर्ण इस पाठ में, इस द्वितीय चरण में हमने देखा लेखक की टिप्पणी क्या थी। लेखक ने कहा दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर उन्हें स्मरण होता है कि इस व्यवहार में मैं भी पात्रधारी हूं। उस दुकानदार ने धोखा दिया मुझे, क्योंकि मेरा व्यवहार नेत्रहीन था। मैं जागरूक होता तो दुकानदार मेरे साथ ऐसा व्यवहार कतई ना करता, मुझे अच्छे फल प्रदान करता। फिर लोग लेखक सहयोग पर कहते हैं कि इसमें मेरा भी सहयोग है, मैं भी पात्रधारी हूं, मैं भी भागी हूं। फिर लेखक एक घटना को याद करते हैं जो प्राचीन काल से संबंधित थी, जो उनके बाल्यावस्था से संबंधित थी। उनके बाल्यावस्था में एक घटना घटी थी जो मुहर्रम के महीने में थी। लेखक ने एक दुकानदार से एक रेवड़ी खरीदी, तो उस दुकानदार से 1 पैसे में रेवड़ी खरीदना था, मगर लेखक जल्दबाजी के कारण अठन्नी दे आते हैं। घर आकर उसका सेवन करने के उपरांत उन्हें ज्ञात होता है कि उस रेवड़ी का दाम तो मोल केवल 1 पैसा था और मैंने अठन्नी थमा दी। फिर उसी तरह लेकर दौड़ते हुए उस दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार से प्रश्न करते हैं, तो दुकानदार कहता है मुस्कुराते हुए प्रसन्नता पूर्वक, ये लीजिए आपकी अठन्नी और क्षमा कीजिएगा। ऐसे व्यवहार पर दुकानदार लेखक से क्षमा मांगता है और अठन्नी लौटा देता है। तो लेखक को घटना याद आती है, उस समय भी व्यवहार था, इस समय भी व्यवहार है। उस समय व्यवहार प्रामाणिकता की दृष्टि से चलता था और आज बेईमानी की दृष्टि से चलता है। उस समय व्यवहारकर्ता के लाभ के आधार पर व्यवहार करते थे और आज दुकानदार अपने व्यवहार पर, अपने लाभ पर व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ भिन्न विचार लेखक इस घटना के आधार पर अपने अनुभव प्रकट करते हैं। और अंतिम पंक्तियों में लेखक कहते हैं जब भी आप बाजार जाइए सतर्कता से, सावधानी से, जागरूकता से व्यवहार करें, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो फिर कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इस तरह से लेखक अपने समस्त पाठ में इस सेब से संबंधित व्यवहारिक अनुभव का परिचय हमें देते हैं और हमें जागरूक करते हैं बाजार में किस तरह के लोग होते हैं। अगर हम कोई फल खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं या फिर किसी कोई पदार्थ खरीद रहे हैं, तो तौलता तो वो सही है, हमें दिखता है वो तौल रहा है। जैसे ही हमारी नज़र हटी वैसे ही उसने डंडी मारी, जिसे कन्नड़ में काटा ಹೊಡೆಯುವುದು कहते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए, इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए बाजार में हमारे पैसों के समान हमें लाभ मिलने के लिए हमें सतर्कता बरतना ही चाहिए। सतर्कता के आधार पर ही हमें रहना चाहिए, यही हमें सफल जीवन तक ले जाएगा। यशस्वी जीवन कहीं है वहाँ जागरूकता, सावधानी, जानकारी में ही निहित है। तो समस्त पाठ में हमें मिलता है, समस्त पाठ को अध्ययन करने का ज्ञान हमें, जिज्ञासा जहाँ मिलती है वहाँ इन अंशों में मिलती है। पाठ पूर्ण हुआ इसका तात्पर्य यहाँ नहीं कि अध्ययन भी पूर्ण हुआ, चलो किताब को बंद कर दो और किसी मेज पर रख दो, गलत बात। पाठ को पूर्ण होने के उपरांत उसके अंशों का अध्ययन करना अनिवार्य है, तभी तो पाठक एवं बोधक के लिए यह 50, जिसे आपने में परसेंट कहते हैं, 50% का अनुभव और 100 के प्रति 50% अंक प्राप्त करने की क्रिया है, चटुवटिका है, एक्टिविटी, गतिविधि। प्रथम है पाठ का आशय। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व उसका आशय पढ़ना अनिवार्य है, बॉडी ऑफ लैंग्वेज जिसे कहते हैं। फिर उस
पाठ की रूपरेखा हमें ज्ञात होती है कि यह पाठ इसी पर निर्भर है, इसी पर रचा गया है। फिर उसके बाद सब्जी और फल इस पाठ के आरंभिक चर्चित विषय हैं, जिसमें नई पीढ़ी विटामिन और प्रोटीन की खोज कर रही है, जिनकी विशेष दृष्टि इसी पर टिकी हुई है। इसी के आधार वहाँ खरीदारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद लेखक उन सब्जी और फलों का वर्णन करते करते दुकानदार के पास आते हैं, उससे व्यवहार करते हैं। चार आने में लेखक खरीदते हैं, अर्थात आधा सेब से। फिर लेखक को आभास होता है सेबों की स्थिति का। प्रातः काल में लेखक निराश हो जाते हैं। फिर लेखक को उस धोखेबाजी में, बेईमानी में अपना सहयोग भी नजर आता है, उसका भी खंडन करते हैं। फिर लेखक मोहर्रम की घटना को स्मरण करते हुए तुलना करते हैं आज के व्यवहार और प्राचीन काल के व्यवहार का। फिर लेखक अपने अनुभव को बताते हुए सभी छात्र छात्राओं से यह निवेदन करते हैं, जागरूकता से, सतर्कता से व्यवहार करें, आप धोखेबाजी से बच सकते हैं। तो यहाँ का समस्त पाठ कश्मीरी से प्रेमचंद्र जी से रचित। अगले चरण में हम तंत्र ज्ञान के माध्यम से भी आपको प्रश्नोत्तर पहुंचाएंगे। इस पाठ से संबंधित हर एक माहिती आपको पहुंचाएंगे। और तृतीय चरण में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधानी पूर्वक रहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी। जय हिंद।